हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 26 थिंकर में से एक थिंकर को डिस्कस करेंगे जो कि है मैक्स वेबर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी कि इसके पहले हमने बहुत सारे नेट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, कुछ थिंकर भी हैं, उनके भी वीडियो अलग से पड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग जो है वीडियो देखते हैं, व्यूज़ जो है हमने देखा है कि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को या फिर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पसंद आता है, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगता है आपको कि हाँ आपके थोड़े भी काम की चीज़ है, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैक्स वेबर जो हैं ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। मैक्स वेबर जो हैं ये और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1864 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1920 में। तो 1864 से 1920। उसके बाद ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो इनका जो स्कूल है वो होगा फॉर्मलिस्टिक या फिर इंटरप्रेटिविज्म स्कूल, इसके अंतर्गत इनको रखा जाएगा। ना ये फंक्शनल है, ना ही क्या कहते हैं अंतःक्रियावादी हैं। ये जो है फॉर्मलिस्टिक या इंटरप्रेटिविज्म स्कूल में ये रखे जाएंगे, मैक्स वेबर। उसके बाद इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रेलिवेंस, यानी मूल्यों की कौन बात करता है? तो वो मैक्स वेबर करते हैं। उसके बाद है रिसर्च मैथडोलॉजी। तो रिसर्च मैथडोलॉजी में इनका जो मानना था कि जो रिसर्च करते हैं लोग, तो उसमें जो पद्धति अपनानी चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? तो वो वर्स्टेहन होना चाहिए और आइडियल टाइप होना चाहिए। तो देखिए, वर्स्टेहन क्या है? तो वर्स्टेहन ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझ। ये एक जर्मन वर्ड है। वर्स्टेहन का मतलब होता है एम्पैथी, यानी दूसरे की सिचुएशन में अपने आप को रख करके देखना, तो वर्स्टेहन होता है। उसके बाद आइडियल टाइप है आदर्श प्रारूप। तो इनका कहना था कि जो रिसर्च या शोध किया जाता है तो उसके लिए कौन सी मैथडोलॉजी होनी चाहिए? तो वो वर्स्टेहन होनी चाहिए और आइडियल टाइप। तो अगला पॉइंट है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें जो है प्रोटेस्टेंट इथिक यानी जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, उनके जो नैतिक विचार हैं वो किस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्विनिज्म, यानी जो काल्विनवाद होता है। तो कैल्विनिज्म क्या है? तो ये भी जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, तो वेबर ने बताया कि जो कैल्विनवाद है, जो उस धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि ये एक तरह का ईश्वर का बुलावा होता है, यानी जो भी चीज़ें उनके नैतिकता में लिखी हुई हैं या फिर उनका जो भी धर्म ग्रंथ है, तो वो सारे उनका मानना है कि वो डायरेक्ट ईश्वर की कॉलिंग है या ईश्वर को बुलावा है, और उन्हें उसे जो है उसी तरह से फॉलो करना है, तभी उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट है सोशल एक्शन। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया। तो सोशल एक्शन इनका जो कि ये बहुत ज़्यादा इनका फेमस है। इन्होंने सोशल सिस्टम और सोशल एक्शन, इन दो पे इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया हुआ था। तो सोशल एक्शन, तो वेबर का क्या मानना है कि जो समाजशास्त्र है ये सामाजिक क्रियाओं का कार्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, यानी जो कार्यात्मक बोध यानी जो वर्स्टेहन है। तो इसीलिए इनका मानना था कि सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन जो है इसके बराबर क्या है? निर्वचनात्मक समाजशास्त्र है। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ एक्शन की बात इन्होंने की थी। तो इन्होंने जो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे, तो कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था उद्देश्य युक्त तर्कसंगत क्रियाएं जो होती हैं। उसके बाद बताया मूल्योन्मुख तर्कसंगत। तीसरा इन्होंने बताया पारंपरिक सामाजिक क्रिया। चौथा बताया भावनात्मक या संवेगात्मक।
तो देखिए सबसे पहले में जो उद्देश्य युक्त तर्क संगत क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो साधन और साध्य की गणना करता है, मतलब जैसे आर्थिक क्रियाएं हो गई। उसके बाद जो मूल्योन्मुख तर्क संगत क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि साधन साध्य के साथ क्या होता है कि मूल्यों की भी गणना की जाती है। जैसे कि मान लीजिए गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद है पारंपरिक सामाजिक क्रिया। तो पारंपरिक सामाजिक क्रिया नाम से ही आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। तो ये जो पारंपरिक क्रियाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं, यानी जो प्रथागत सामाजिक क्रियाएं चली आ रही हैं परंपरा से, तो वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद है लास्ट में चौथा भावनात्मक संवेगात्मक, यानी जैसे कोई भी भावात्मक या रागात्मक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने 4 तरह की क्रियाएं बताई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है व्याख्यात्मक बोध वर्स्टेहन। इसके बारे में भी हमने बात कर ली। मतलब इन्होंने जो है व्याख्यात्मक बोध वर्स्टेहन, या फिर जिसे हम कहेंगे कि निर्वचनात्मक समझ, तो इस चीज़ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए है आदर्श प्रारूप। इसके बारे में भी हमने देखा कि आइडियल टाइप, इन्होंने जो है आइडियल टाइप के बारे में बताया था, आदर्श प्रारूप। और इन्होंने आदर्श प्रारूप के भी कुछ प्रकार बताए थे। तो पहला देखिए इन्होंने आदर्श प्रारूप के प्रकार बताए हैं। तो पहला इन्होंने बताया है सामान्य वैचारिकी प्रारूप। तो सामान्य वैचारिकी प्रारूप में इन्होंने क्या बताया, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो शक्ति का वैचारिकी प्रारूप होता है वो सामाजिक क्रिया या सत्ता होती है। उसके बाद दूसरा है हिस्टोरिकल आइडियल टाइप, यानी ऐतिहासिक या विशिष्ट वैचारिकी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, तो इसमें इन्होंने बताया कि जैसे किसी विशेष समाज में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता हो गई, तो मतलब जो चीज़ें ऐतिहासिक या विशिष्ट होती हैं। उसके बाद फिर तीसरा है रेशनल आइडियल टाइप, यानी तर्क संगत वैचारिकी प्रारूप। तो इसको इन्होंने बताया कि जो तर्क संगत क्रियाएं होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, जैसे कि नौकरशाही हो गया, ब्यूरोक्रेसी। तो ये क्या है, एक तर्क संगत वैचारिकी प्रारूप है, मतलब तर्क संगत आइडियल टाइप है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टेटस ग्रुप। तो मैक्स वेबर ने स्टेटस ग्रुप की बात की थी, परिस्थिति समूह। तो इनका कहना था कि जो स्टेटस ग्रुप है यानी परिस्थिति समूह है, मतलब समान जीवन, समान अवसर, समान जीवन शैली, समान प्रतिष्ठा जिनकी होती है, उनका एक अलग स्टेटस ग्रुप होता है। मतलब कुछ लोगों का जैसे एक अलग स्टेटस ग्रुप होता है कि उनका जो लाइफ स्टाइल होता है या फिर उनका लाइफ होता है, उनकी जीवन शैली जो भी होती है, वो सब कुछ उनका सेम होता है, तो वो लोग एक स्टेटस के माने जाते हैं। उसके तो अगला पॉइंट है फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। तो मैक्स वेबर को जो है फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहा जाता है, यानी निर्वचनात्मक समाजशास्त्र का इनको पिता कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो इन्होंने ये दिया था, इनका कॉन्सेप्ट है जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यानी शून्य योग्य प्रत्यय। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये आप जो है याद कर सकते हैं, या फिर आप इसे पूरे पीडीएफ को एक बार दो बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। और मैक्स वेबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे जो है बाहर नहीं आएगा, मुझे लगता है, मतलब आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो ये शून्य योग प्रत्यय है, इनका ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद है अगला पॉइंट पावर मैट्रिक्स और पावर इक्वेशन, यानी शक्ति समीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये आप देख लीजिए। उसके बाद है सोशल यूजेस, सामाजिक रीतियों की बात इन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कारकी। उसके बाद है बाजार स्थिति, यानी जो मार्केट स्टेटस होता है उसकी बात इन्होंने की थी। फिर संस्थागत शक्ति। फिर अगला पॉइंट है पद्धति शास्त्र। एक सेकेंड इसको देख लीजिए। जो बाजार स्थिति की बात इन्होंने की थी वेबर ने, तो इन्होंने जो है बाजार स्थिति यानी मार्केट सिचुएशन कहा था किसको, तो इन्होंने जो वर्णन किया था उसके मतलब इन्होंने वर्ग के 2 आधार बताए थे। तो उसमें इन्होंने एक आधार बताया था, पहला इन्होंने बताया था संपत्ति स्थिति, और दूसरा इन्होंने बताया था बाजार स्थिति। तो ये 2 वर्ग इन्होंने बताए थे, और इन्होंने बताया था कि इन 2 आधारों पर ही वर्ग का विभाजन 4 वर्गों में किया जा सकता है। उसे अभी हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है इन्होंने
शक्ति और सत्ता की बात की थी, तो इन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। पहला इन्होंने बताया था तार्किक या वैधानिक सत्ता, दूसरा बताया था परंपरागत सत्ता, तीसरा बताया था करिश्माई सत्ता। तो ये आपको पता ही होगा। अगला पॉइंट है लाइफ चांसेस, जीवन अवसर। ये सारे कीवर्ड्स हैं मैक्स वेबर से रिलेटेड, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। लाइफ चांसेस की बात की थी वेबर ने। फिर अगला पॉइंट है वैचारिकी निर्धारणवाद, इनको कहा जाता है। फिर मार्क्स का भूत इनको कहा जाता है। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक कारक का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी ये सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका को मानते हैं कि धर्म जो है वो सामाजिक परिवर्तन में कहीं ना कहीं मतलब उसका कारक है, मतलब उसमें परिवर्तन करने का कारण है। फिर उसके बाद है शक्ति और सत्ता का इन्होंने अवधारणा दिया था। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र एक पद्धति है, तो वेबर जो है ये समाजशास्त्र को एक पद्धति मानते हैं, इसीलिए पद्धति शास्त्र की बात कौन करता है, वेबर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल। तो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल किसने दिया है, तो ये वेबर ने दिया है। फिर है धार्मिक नैतिकता, तो धार्मिक नैतिकता की बात करते हैं वेबर, क्योंकि ये जो धर्म है प्रोटेस्टेंट धर्म है, तो इनका मानना है कि मतलब किसी भी धर्म में अगर जो उनकी धार्मिक नैतिकता होती है, यानी जो उनके विचार होते हैं, वो अगर मतलब किसी किसी धर्म में क्या होता है कि ये जो है पूंजीवाद में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही। तो नौकरशाही को ये क्या मानते हैं, एक तार्किक प्रक्रिया मानते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है सरकारी कामकाज, तो उसमें एक तर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ स्टीम अथॉरिटी, यानी कि संपत्ति, ख्याति और अधिकार या सत्ता की बात कौन करता है, तो ये भी वेबर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपेरेटिव सोशियोलॉजी के प्रवक्ता, इनको कहा जाता है वेबर को इंपेरेटिव सोशियोलॉजी के प्रवक्ता। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजल एक्सप्लेनेशन, इन्होंने कार्य की व्याख्या की दी थी, ये भी इनका जो है कीवर्ड है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से ये पीपीटी मैंने तैयार किया है और तैयार करते हैं, क्योंकि खुद से टाइप करना होता है और टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेहनत लगती है। तो आप लोगों को थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। तो शक्ति और सत्ता का इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, तो उसमें इन्होंने नौकरशाही की बात की थी। तो वेबर का कहना है कि नौकरशाही या फिर जो कि जिसे कर्मचारी तंत्र भी कहते हैं, तो इनका कहना है कि जो नौकरशाही है ये एक तरह से मतलब एक बड़े ही सुंदर ढंग से मतलब लोहे के पिंजरे का प्रशासन तंत्र इन्होंने इसको कहा है। आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी बोला जाता है इसको। तो ऐसा कोई वर्ड अगर आपको दिखे तो आप जो है वेबर लगाइएगा, आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी। तो इन्होंने नौकरशाही को क्या कहा है, आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी कहा है, यानी लोहे के पिंजरे का प्रशासन तंत्र। और एक और वर्ड बोला है कि विश्व के प्रतिमोह भंग, ये वर्ड भी इन्होंने इसके लिए बोला है। और वेबर ने अपने जो है इस नौकरशाही के अध्ययन में आदर्श रूप यानी या आइडियल टाइप का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है पैटर्नलिज्म यानी पुश्तैनीवाद या पितृवृत्ति, तो ये कीवर्ड भी वेबर से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है द लेजिटिमेट फोर्स, ये भी वेबर का है। फिर अगला पॉइंट है चर्च तथा पंथ की अवधारणा में भेद, तो ये भी वेबर ने किया था, चर्च तथा पंथ की अवधारणा में भेद। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम की बात इन्होंने की थी। तो इन्होंने जो है सोशल सिस्टम, वो 3 तरह के सोशल सिस्टम बताए थे। तो पहला इन्होंने बताया था सोशल सिस्टम में कि पहला जो है वो सामाजिक व्यवस्था हो जाता है, दूसरा इन्होंने बताया था आर्थिक, और तीसरा इन्होंने बताया था वैधानिक। तो ये 3 तरह की इन्होंने व्यवस्था की बात की थी वेबर ने। अगला पॉइंट है वर्ग का विभाजन।
तो वेबर का कहना है कि वर्गों के भीतर भी स्तरीकरण होता है और इसीलिए इन्होंने जो है मार्क्स की आलोचना भी की थी। और वेबर जो एक अन्य स्थिति का वर्णन करते हैं वो कौन सी स्थिति होती है, बाजार स्थिति। और इनका कहना है कि जो वर्ग होता है वो दो आधार पर होता है, यानी संपत्ति स्थिति और बाजार स्थिति। तो इन दोनों के आधार पे ही वेबर ने वर्गों का विभाजन 4 वर्गों में किया हुआ है। तो इसको हम एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला इन्होंने बताया था पूंजीपति वर्ग, यानी जो कैपिटल क्लास होता है। दूसरा इन्होंने बताया था पेटी बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ वर्ग। तीसरा इन्होंने बताया था इंटेलेक्चुअल क्लास, जो बौद्धिकों का वर्ग होता है। और चौथा इन्होंने बताया था श्रमिक वर्ग, यानी जो लेबर क्लास होता है। तो ये 4 तरह के वर्ग इन्होंने बताए थे और बताया था कि इनके आधार पर जो है स्तरीकरण होता है। और इसके अलावा वेबर का मानना है कि स्तरीकरण जो है यानी स्ट्रैटिफिकेशन, तो स्तरीकरण का दूसरा आधार क्या होता है, तो इन्होंने उसका दूसरा आधार राजनीतिक शक्ति को माना है। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र को मूल्य उदासीन विज्ञान कहा, तो वेबर ने कहा था मूल्य उदासीन विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है जाति और जनजाति दोनों ही परिस्थिति समूह हैं, तो ये भी किसने कहा, वेबर ने कहा कि जो जाति और जनजाति दोनों ही परिस्थिति समूह यानी स्टेटस ग्रुप हैं, क्योंकि इनका जो है एक अलग अपना समूह होता है और इनका लाइफ स्टाइल जो होता है वो सेम होता है, इनकी जो मूल्य होते हैं सब कुछ इनके सेम होते हैं, तो ये एक अलग परिस्थिति समूह है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसइंचैंटमेंट, इसकी बात इन्होंने की थी। अगला है सामाजिक स्तरीकरण, क्लास स्टेटस पावर, यानी वर्ग परिस्थिति और शक्ति की इन्होंने बात की थी और बताया था कि इसी के आधार पे वर्ग सामाजिक स्तरीकरण होता है समाज में। तो वेबर का कहना था कि जो जितने भी सामाजिक संबंध होते हैं उनमें शक्ति निहित होती है और जब किसी शक्ति को वैधता मिल जाती है तो यह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। और सत्ता का मतलब होता है कि आदेश देने की क्षमता, मतलब जब किसी की शक्ति है और उसको जब सत्ता मिल जाता है या सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसके पास आदेश देने का अधिकार हो जाता है। और इसीलिए वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी है, तो इन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है यानी नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र है, इसमें कौन सी सत्ता है, तो इसमें तर्कसंगत या विधिक सत्ता है, यानी कानूनी सत्ता है। इसमें उनके पास कानूनी अधिकार है कि वो ऑर्डर दे सकें। और इसके अलावा वेबर ने यह भी बताया था कि जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, ये आधुनिक समाज की विशेषता है और यह जो है राजतंत्र या अर्थतंत्र में पाई जाती है। और नौकरशाही जो होती है ये तर्कसंगत होती है और इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें इसके पदों में क्रम विन्यास पाया जाता है, यानी इसमें आप देखते होंगे कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उनका एक क्रम होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक वो एक क्रम में होते हैं जितने भी कार्यरत रहते हैं। और उनका जो क्रम होता है वो उनकी योग्यता के आधार पे होता है, यानी जिसमें जैसी योग्यता रहती है उसी के आधार पे उस क्रम में वो रहते हैं, इसीलिए नौकरशाही में योग्यता तंत्र भी पाया जाता है, ऐसा वेबर कहते हैं। लास्ट पॉइंट है माइक्रो सोशियोलॉजी, ये माइक्रो है, गलत टाइप हो गया है, माइक्रो सोशियोलॉजी यानी इनका जो समाजशास्त्र का मतलब अध्ययन पद्धति है इनकी वो माइक्रो है, यानी सूक्ष्म, न कि वृहद। जैसे प्रकार फंक्शनलिस्ट हो गए या फिर इसके अलावा जो संरचनावाद हैं ये सारे क्या हैं, तो ये सारे माइक्रो हैं, यानी वृहद सिद्धांत से संबंधित है वो। और ये वेबर जो है ये माइक्रो यानी सूक्ष्म जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड हैं। आगे देखिए इनके कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तो पहला देखिए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक आई थी इनकी 1922 में। उसके बाद दूसरी बुक है द सिटी, ये आई थी 1924 में। तीसरी बुक है इनकी द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, 1922 में आई थी। उसके बाद चौथी है पॉलिटिक्स एज अ वैकेशन। इसके अलावा कुछ और इनकी बुक है जैसे कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी हो गई, और इसके अलावा द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, फिर द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, और इसके अलावा एसे फॉर्म जो कि C.W. मिल्स के द्वारा ये संपादित की गई थी। तो ये सारे इनके कुछ बुक्स के नाम हैं।
तो इस वीडियो में हमने मैक्स वेवर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखा है, और ये बहुत शॉर्ट में हम रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम तक 26 जो थिंकर हैं वो सभी जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और आप रिवाइज़ कर सकें। लास्ट टाइम पे आप जो है कि 3-4 पेज का जो ये PDF है, आप उसको अगर अच्छे से 2-3 बार देख लेंगे या आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाएंगी जो भी कीवर्ड्स आपको नहीं पता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।